पार्ट नंबर 7, पेशकश मीरे कारवान। पहली मर्तबा उसके ग्रोह का कोई आदमी पकड़ा गया है, और वो भी उसका भाई। हम उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, और इसके लिए आप लोगों ने 13 बेगुनाहों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। उस आदमी ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। मेरी शिक्षा है कि आप खुद अपने चंद आदमियों को साथ लेकर अपने आप को डाकू के हवाले कराएं और हमारे आदमी को छुड़वा लें, और उसके बाद आप लोग इंतजार करते रहें कि गंगोली चौधरी घुटने टेकता है या नहीं। डिप्टी कमिश्नर उसे घूर कर रह गया। बात बढ़ती जा रही थी। बिलाहिर तय ये हुआ कि 2 आदमी 2 सादा लिबास पुलिस वालों के साथ जंगल में जाएंगे और गंगोली चौधरी के साथ राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अगर वो दंड लेकर यरगमगालियों को छोड़ने पर आमादा हो गया तो ठीक, बसूरते दीगर पुलिस कोई नई हिकमत अमलिया बनाएगी। वो लोग 2 बजे के करीब जंगल में दाखिल हुए। उनके पास सिर्फ एक राइफल थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि अगर कोई दरिंदा रास्ता रोकने की कोशिश करे तो उसे निपटा जा सके। अगर सबके पास राइफलें होती तो हो सकता है डाकू ये समझते कि पुलिस उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है और वो किसी वार्निंग के बगैर उन पर फायर खोल दें। हम लोग शाम तक वहां रहे। मेरा ख्याल था कि डाकू से राब्ता करना मुश्किल होगा। ये जंगल मीलों दूर तक फैला हुआ था। डाकू कहीं से कहीं निकल गए होंगे, और डाकू से पहले अगर किसी दरिंदे से इनकी मुलाकात होगी तो शायद ही इनमें से कोई जिंदा बचकर वापस आ सके। शाम का अंधेरा फैलने के बाद उनकी वापसी के कोई आसार नजर नहीं आए, तो हम अपने हट में वापस आ गए। बास लोग वहीं बैठे रह गए थे। उन्होंने रात वहीं गुजारने का प्रोग्राम बनाया था। ठाकुर हमें हट में छोड़कर बाजार की तरफ चला गया। उसकी वापसी तकरीबन 1 घंटे बाद हुई थी। वो किसी होटल से खाना लेकर आया था। खाना खाने के बाद हम लोग हट के सामने वाले लॉन में कुर्सियां डालकर बैठ गए। हमारे करीब वाले तीनों हट और गेस्ट हाउस वाले में अगरचे आबाद थे, मगर खामोशी ऐसी थी जैसे वहां जिंदगी का वजूद ही ना रहा हो। कल के वाक़े ने सबको हिला कर रख दिया था। बाज लोग शहर के होटलों में मुंतकिल हो गए थे। जो लोग इन हट्स और गेस्ट हाउस में रह गए थे उन पर भी खौफ तारी था। हम आधी रात तक लॉन में कुर्सी पर ही बैठे बातें करते रहे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मौजू था, गंगोली चौधरी का ग्रोह और यरगमाली। मुझे उम्मीद नहीं थी गंगोली चौधरी यरगमालियों की रहाई के लिए नकद तावान की पेशकश कबूल कर लेगा। उसका भाई पुलिस की हिरासत में था और वो हर कीमत पर उसे आजाद कराना चाहता था। मैं ऐसे डाकुओं और बदमाशों की बहुत अच्छी तरह जानता था। दूसरों को तो वो लोग गाजर मूली की तरह काट देते थे। किसी की जिंदगी को जिंदगी नहीं समझते थे। चलते फिरते इंसान को मौत के घाट उतार देना उनके लिए मामूल की बात थी। लेकिन जब अपने आप पर पड़ती है तो उन्हें एहसास होता है कि जिंदगी क्या होती है। ये अपने आप को या अपने किसी भाई बंद बचाने के लिए पूरे शहर को भी आग लगा देने से गुरेज नहीं करते। मैं बैंकॉक में पेड्रो को अभी तक नहीं भूला था। उसका भाई सामी मेरे हाथों मारा गया था। उसकी लाश हमने बोरी में डालकर उसी के क्लब में फेंक दी थी, और पेड्रो ने अपने भाई के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए क्या क़यामत ढाई थी। कई बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया था। लातदाद इमारतों को आग लगा दी थी, और सड़कों पर लातदाद बसों और दूसरी गाड़ियों को नजरे आतिश कर दिया था। और अब गंगोली चौधरी, उसका भाई भी पुलिस की हिरासत में था, जिसके बदले में उसे 13 बेगुनाहों को यरगमाली बना लिया था, और 2 आदमी उन लोगों को छुड़ाने की तावान के लिए पेशकश करने गए थे। और मुझे यकीन था वो उसकी पेशकश को कबूल नहीं करेगा। हम लोग रात को भी नहीं सोए थे, और इस वक्त भी आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी। जानकी और रूपमती बैठे बैठे ऊँघ रही थी। ठाकुर की आंखें सुर्ख हो रही थी और चेहरा सुता हुआ था।
मेरी हालत भी उनसे मुख्तलिफ नहीं थी। 1 बजे के करीब हम लोग हट के अंदर आ गए। जानकी और रूपमती एक कमरे में चली गईं और मैं उठाकर अलग अलग कमरों में। ये हट खासा बड़ा था। 4 बेडरूम थे, सिटिंग रूम और लाउंज इसके अलावा था। मैं बिस्तर पर लेटा बंगला के बारे में सोचता रहा। न जाने कि वो मेरे दिमाग पर छा गई थी। उसके बारे में सोचते सोचते मेरी आंखें बंद हो गई। उस रात मैंने एक भयानक ख्वाब देखा। वो बड़ा ही खौफनाक मंजर था। बमला जंगल में इधर उधर दौड़ी फिर रही थी। उसका लिबास फटा हुआ था। चेहरे पर खौफ और दहशत के साए थे। होनहार भेड़िए उसका पीछा कर रहे थे। नकीले दांत, बाहर को निकली हुई लटकी हुई सुर्ख जुबानें जिनसे खून टपक रहा था। बमला बार बार ठोकरे खा कर गिर रही थी। कांटेदार झाड़ियों में उलझकर उसका लिबास तार तार हो रहा था। उसकी टांगों, बाहों और चेहरे पर लंबी लंबी हराशें थीं जिनसे खून रिस रहा था। वो जिस तरफ भी जाती, भेड़िए उसका रास्ता रोक लेते। वो पलटकर दूसरी तरफ दौड़ती। उस तरफ भी होनहार भेड़िए दांत निकोसते हुए उसके बहिए उधेड़ देने को तैयार नजर आते। दौड़ते दौड़ते बमला एक बार फिर कांटेदार झाड़ियों में उलझकर गिरी। वो एक तरफ ढलान पर लड़कती चली गई और जब संभल कर उठने की कोशिश की तो चारों तरफ से भेड़ियों की यलगार करते देख उसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। बमला की खौफनाक चीख की आवाज मेरे कानों के पर्दों को चीरती हुई चली गई। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया और परेशान नजरों से इधर उधर देखने लगा। उस वक्त मेरे हाथ भी शायद मुत्तहिल हो गए थे और जब मेरे हाथ बहाल हुए तो मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैं अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर हो रहा था। इस भयानक ख्वाब ने मुझे बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। मैं चल में बिस्तर पर बैठा गहरे गहरे सांस लेता रहा और फिर उठकर हट से बाहर आ गया। कुर्सियां अब भी लान में पड़ी हुई थी। मैं एक कुर्सी पर ढेर हो गया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। ताज़ा और ठंडी हवा ने निहायत खुशगवार असर डाला और मैं मुकम्मल तौर पर होश हवास में आ गया। उस वक्त सुबह होने वाली थी। हर तरफ गहरा सन्नाटा था। मैंने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली और आंखें बंद करके बमला के बारे में सोचने लगा। वो वाकई होनहार भेड़ियों के गौल में घिरी हुई थी। 2 रातें बीत चुकी थी। वो भेड़िया सिर्फ डाकू के कब्जे में थी। उसके साथ अब तक क्या कुछ हो चुका था ये कहना बहुत मुश्किल था। ठंडी हवा के झोंकों ने मुझे थपक कर एक बार फिर सुला दिया और दूसरी मर्तबा मेरी आंख उस वक्त खुली जब चारों तरफ धूप फैल चुकी थी और तकरीबन 50 गज के फासले पर सड़क पर से गुजरने वाली गाड़ियों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। मैं कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया था। आंख खुलते ही हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैंने सरदार जी वाले हट की तरफ देखा। उस वक्त हट का दरवाजा खुला और सरदार जी बाहर आकर पहले इधर उधर देखते रहे, फिर मुझ पर नजर पड़ते ही मेरी तरफ आ गए। वो बहुत वजनदार आदमी था। चूड़ीदार पाजामा, सफेद कुर्ता जिसका दामन फराक की तरह फैला हुआ था, गले में करपान और सर पर नीले रंग की महसूस अंदाज में बंधी हुई पगड़ी। उसके हाथ में जेबी डायरी के साइज की सुर्ख जिल्द वाली किताब थी। वो करीब आया तो पता चला ये ग्रंथ साहब का पॉकेट साइज एडिशन था। जी, वो मेरे करीब आकर बोला, कुछ पता लगा इन डाकू ने क्या फैसला किया है? नहीं सरदार जी, कल शाम अंधेरा फैलने तक तो वो बंदे वापस नहीं आए थे जो उनसे मुज़ाकरात करने के लिए जंगल में गए थे। मैंने कहा, रब भला करे। सरदार जी बोले, 2 दिन पहले मैं बच्चों को कह रहा था कि बहुत सैर हो चुकी, अब वापस चलें। वो दलेर सिंह की माँ है ना, उसने कहा था एक दिन और रुक जाएं। रुक गए थे और देख लिया नतीजा। अब कमरे में बैठी रो रो के पागल हो रही है। दलेर सिंह सरदार जी का वो बेटा था जिसकी शादी सिर्फ 3 महीने पहले हुई थी और 2 दिन पहले डाकू दूसरे स्याहों के साथ उन मियाँ बीवी को भी उठाकर ले गए थे। सरदार जी जलंधर के रहने वाले थे और बहुत अरसे बाद अपनी फैमिली को लेकर सैर व तफरीह के लिए निकले थे और अब पछता रहे थे
کہ 2 दिन पहले वो यहाँ से चले क्यों नहीं गए। मैंने पहले ही कहा था कि सैर के लिए कहीं और चलते हैं। अपने पंजाब में क्या थोड़ी जगह है सैर करने के लिए। पर दलेर सिंह तो राजस्थान देखना चाहता था। उसे ये पुराने राजों के महल और हवेलियां देखना बहुत पसंद था। वो इन्हें देखना चाहता था। देख लिया, ये तो डाकू और लुटेरों का इलाका है। अब जान सूली पर टंगी हुई है। सरदार बोलते रहे और मैं सुनता रहा। सरदार जी जंगल रेस्टोरेंट जाना चाहते थे ताकि ताज़ा तरीन सूरत हाल का पता चल सके। ये सब कुछ तो मैं भी जानना चाहता था। मैं हट में आ गया। दीवार गीट घड़ी की तरफ देखा। अभी सुबह के 7:30 बजे थे। ठाकुर वगैरह गहरी नींद सो रहे थे। मैंने फ्रिज से बोतल निकालकर एक गिलास ठंडा पानी पिया और मेज से गाड़ियों की चाबियों का रिंग उठाकर बाहर आ गया। हट के दरवाजे को मैंने बाहर से कुंडा लगा दिया था। इस पिकनिक पॉइंट पर बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे। वो चारों आदमी भी थोड़ी देर पहले वापस आए थे, जो डाकू से मुज़ाकरात के लिए कल दोपहर के वक्त जंगल में दाखिल हुए थे। मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। गंगोली चौधरी अपने भाई चित्रा की रिहाई से कम किसी बात पर सौदा करने को तैयार नहीं था। उसने ये धमकी एक बार फिर दोहराई थी कि अगर एक मुकर्रर मुद्दत तक उसके भाई को रिहा न किया गया तो वो यरगमालियों को हलाक कर देगा। मायूसी बढ़ गई। लोगों ने एक बार फिर इस मिशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर विनोद पांडे को घेर लिया। आप लोग जंगल पर चढ़ाई क्यों नहीं करते? एक आदमी ने चीख कर कहा। क्या आप लोग उस वक्त कोई कदम उठाएंगे जब डाकू बेगुनाह यात्रियों की लाशें गिराना शुरू कर देंगे? जंगल में 2-3 छोटी छोटी बस्तियां हैं, इंस्पेक्टर विनोद पांडे ने जवाब दिया। इन बस्तियों के लोगों और डाकू में फर्क करना बहुत मुश्किल है। डाकू तो बच जाएंगे, लेकिन धोखे में बेगुनाह देहाती मारे जाएंगे। हमें जो भी कदम उठाना होगा बहुत सोच समझकर उठाना होगा। ये झगड़ा जारी रहा और मैं उन आदमियों में से एक के पास बैठ गया जो जंगल से वापस आए थे। वो दिल्ली का रहने वाला महेश चोपड़ा था। उसकी उम्र 45 के लगभग रही होगी। उसकी बीवी सीता डाकू के कब्जे में थी। वो लोग हमारे करीबी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। महेश चोपड़ा के कहने के मुताबिक वो उस रोज कुछ चीजें खरीदने के लिए बाजार की तरफ गया हुआ था कि पीछे ये वाकया पेश आया और डाकू दूसरे लोगों के साथ सीता को भी उठाकर ले गए। सीता उम्र में महेश चोपड़ा से तकरीबन 15 साल छोटी थी। 30 साल उम्र में भी वो 9 उम्र लड़कियों की तरह नजर आती थी। महेश चोपड़ा ने इंकशाफ भी किया कि 3 महीने के हमल से थी। उनकी शादी को अगरचे 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनके जीवन में पहली मर्तबा फूल खिलने की उम्मीद पैदा हुई थी और वह इसी वजह से परेशान भी था। इन जालिमों ने मुझे मेरी पत्नी से मिलने भी नहीं दिया, महेश चोपड़ा कह रहा था। उन्होंने तमाम लड़कियों को हमसे दूर रखा, किसी से नहीं मिलने दिया गया। मैं पूरी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहा था। उसके कहने के मुताबिक जंगल में दाखिल होने के तकरीबन 4 घंटों बाद अचानक ही 2 आदमियों ने हमें राइफलों की जद पर ले लिया। वो दोनों आदमी दरख्तों की गुंजान शाहों में छुपे बैठे थे। हमारे पास एक राइफल थी जो उन्होंने हमसे छीन ली और हमें वहां से तकरीबन 3 मील दूर एक छोटी सी बस्ती में ले गए। ये बस्ती 10-12 घरों पर मुश्तमिल थी और जंगल से गुजरने वाली सड़क से तकरीबन 20 मील के फासले पर थी। उस वक्त अंधेरा फैल चुका था। हमें एक झोंपड़े में बंद कर दिया गया। आधी रात के करीब 2 और आदमी वहां पहुंच गए। वो लोग हमें बस्ती से तकरीबन 5 मील दूर ले गए। उस गंजान जंगल में तो दिन में भी अंधेरा ही रहता है और रात के वक्त तो हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो लोग इस तरह चल रहे थे जैसे उस जंगल का चप्पा चप्पा उनका देखा वाला हो और गहरी तारीकी में भी उन्हें चलने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी, जबकि हम कदम कदम पर ठोकरें खा रहे थे। वो लोग एक पहाड़ी के दामन में बैठे हुए थे। वहां 2 मशलें रोशन थी जिनमें शायद किसी जानवर की चर्बी इस्तेमाल की जा रही थी। गंगोलो चौधरी के आदमियों ने हमें घेर लिया। यरगमाली हमसे दूर बैठे हुए थे और 3-4 आदमी उन पर राइफलें ताने खड़े थे। हम सुबह 4 बजे तक
गंगोली चौधरी से मुज़ाकरात करते रहे। उसे मुंह मांगी रकम की पेशकश की, लेकिन वो नहीं माना। उसे सिर्फ अपना भाई चाहिए था। उसने ये धमकी भी दोहराई कि अगर मुकर्रर वक्त तक उसके भाई को रिहा न किया गया तो वो यरगमालियों को एक एक करके कत्ल करना शुरू कर देगा। 5 बजे हमें 2 आदमियों के साथ वहां से रवाना कर दिया गया। हम लोग तकरीबन 1 घंटा यहाँ तक पहुंचे हैं। 1 घंटा पहले ही यहाँ पहुंचे हैं। हमने सब कुछ इन अफसरों को बता दिया है, लेकिन पता नहीं ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं ये लोग। मैं तकरीबन 1 घंटे तक वहाँ घूम फिर कर मालूमात हासिल करता रहा। ये जानकर मुझे बहरहाल इत्मीनान हुआ था कि इन डाकुओं ने यरगमालियों, खसूसन खवातीन के साथ अभी तक कोई ज्यादती नहीं की थी। मैं जब वापस पहुंचा तो रूपमती, ठाकुर और जानकी अभी तक सो रही थी। मैंने हट का दरवाजा और खिड़कियां पूरी तरह खोल दी और किचन में आकर अपने लिए चाय बनाने लगा। मैं बाहर लाइन में बैठा चाय पी रहा था कि ठाकुर भी उठकर बाहर आ गया। मैंने उसे अब तक की सूरत हाल से आगाह कर दिया। मुझे लगता है कि पुलिस अफसरान और दूसरे हकाम अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे और गंगोली चौधरी भी अपनी जिद से बाज नहीं आएगा, ठाकुर ने कहा। उसके लहजे में तशवीश थी। अगर यरगमालियों में से कोई एक भी मारा गया तो बड़े खौफनाक हंगामे शुरू हो जाएंगे। ऐसी सूरत में यही हो सकता है कि कुछ लोग अपने तौर पर जंगल में दाखिल होने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा करना खतरनाक होगा। मैंने कहा, पुलिस किसी को जंगल में दाखिल होने की इजाजत नहीं देगी, ठाकुर ने कहा। हम बातें कर रहे थे कि जानकी और रूपमती भी जाग गई और फिर नाश्ते वाश्ते की तैयारी होने लगी। 12 बजे के करीब हम रेस्टोरेंट पर पहुंच गए। ये रेस्टोरेंट इन दिनों इंफॉर्मेशन सेंटर बना हुआ था। यहीं से कुछ मालूमात हासिल हो रही थी। ठाकुर इंस्पेक्टर विनोद पांडे से बात कर रहा था। जानकी और रूपमती एक दरख्त के साए में घास पर बैठी हुई थी और मैं इधर उधर घूम रहा था और बिलाहिर मैं उसी वादी के करीब रुक गया, उसी आदमी के करीब रुक गया जो एक तरफ खड़ा बीड़ी के कश लगा रहा था। इस शख्स को मैं 2-3 दिन से यहाँ देख रहा था। अगवा होने वाले नौजवानों से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। वो गेस्ट हाउस या हट वगैरह में भी नहीं ठहरा हुआ था। शहर से बहुत सारे लोग तमाशा देखने यहाँ जमा हुए थे। हो सकता है ये शख्स भी उन्हीं में से कोई हो। न जाने क्यों वो शख्स मुझे मुश्तबा सा लग रहा था। कोई नई खबर? मैंने उस शख्स की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी उम्र 40 के लगभग होगी। लंबा कद, सफेद कुर्ता और चौड़े पांचू का सफेद पजामा, पैरों में हवाई चप्पल जो कि खासी पुरानी लग रही थी। वो गालबन बाकायदगी से शेप बनाने का आदी था। मूंछें होंठों के किनारों से चूहे की दुम की तरह लटकी हुई थी। सर के बाल भी चिड़िया के घोंसले की तरह बिखरे हुए थे। आंखों पर प्लास्टिक के काले फ्रेम वाली ऐनक थी जो उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी लग रही थी। उसकी रंगत आबनूस की लकड़ी की तरह खासी गहरी थी। कोई नई खबर नहीं, उसे मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं गंगोलू चौधरी को अच्छी तरह जानता हूँ। वो साला हरामी यात्रियों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। पुलिस को चित्रा को छोड़ना होगा। तुम गंगोली चौधरी को कैसे जानते हो? मैंने उसे घूरा। सभी लोग जानते हैं, पर मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी रखता हूँ, उस शख्स ने जवाब दिया। 2-3 मर्तबा उससे मिलने का इत्तेफाक हुआ है। उस साला बहुत खतरनाक आदमी है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तुम्हारी एक औरत उसके कब्जे में है। तुम खुद उसे छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो मेन दिन से बाकायदगी से यहाँ आ रहा था। वो सब जानता था कि यहाँ आने वाले लोग कौन लोग तमाशाई हैं और कौन यरगमानियों के रिश्तेदार हैं। तुम्हारा ख्याल है कि हम में से कोई आदमी किसी ऐसी कोशिश में कामयाब हो सकता है? मैंने उसे घूरा। कोशिश की जा सकती है, उसने जवाब दिया। हम अभी बातें कर रहे थे कि पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर हमारी तरफ आ गया। वो शख्स
वहां से खिसकने लगा तो सब इंस्पेक्टर ने उसे गर्दन से दबोच लिया। ए नारायण, सब इंस्पेक्टर उसकी गर्दन को झटका देते हुए गुर्राया। साले हरामी, यहाँ भी अपना धंधा चला रहा है, भाग जा यहाँ से। दोबारा नजर आया तो लेकर सलाखों के पीछे बंद कर दूंगा। उस शख्स का नाम नारायण था। वो इंस्पेक्टर को घूरता हुआ वहां से चला गया। मैंने सब इंस्पेक्टर से नारायण के बारे में दरियाफ्त किया तो पता चला कि सारे शहर की पुलिस उसे जानती है। वो शहर में घूम फिर कर चरस और हेरोइन फरोख्त करता है। सियाहों के हट्स, गेस्ट हाउसेस और हॉस्टल उसकी शिकारगाहें हैं। इन मकामात पर उसे आसानी से ग्राहक मिल जाते हैं। वो सैरो तफरी के लिए अकेले आने वाले मर्द सियाहों को लड़कियां भी सप्लाई करता है। सब इंस्पेक्टर को मैंने ये नहीं बताया कि नारायण से मेरी क्या बात हो रही थी, लेकिन अब नारायण किसी हद तक मेरी समझ में आ गया था। उसने गंगोली चौधरी के बारे में बड़े वसौक से कुछ बातें की थी और उसने ये भी कहा था कि वो गंगोली चौधरी के बारे में दूसरों से ज्यादा जानकारी रखता है। इस किस्म के लोग ही शहरों में डाकों के एजेंट का काम करते हैं और उन्हें खुफिया तौर पर इतलात फराहम करते रहते हैं। मैंने नारायण की तलाश में इधर उधर निगाहें दौड़ाई मगर वो नजर नहीं आया। शायद सब इंस्पेक्टर की धमकी ने उसे वहां से चले जाने पर मजबूर कर दिया था। मैंने ठाकुर को नारायण के बारे में कुछ नहीं बताया। हमने वो दिन वहीं रह के गुजार दिया। आज गंगोली चौधरी को दी हुई मोहलत का तीसरा और आखिरी दिन था। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों में बेचैनी बढ़ रही थी। वो बार बार पुलिस ऑफिसरों को घेर रहे थे। इंस्पेक्टर विनोद पांडे की बातों से अंदाजा होता था कि पुलिस गंगोली चौधरी के भाई चित्रा को छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखती थी। मेरी तशवीश भी बढ़ रही थी। ठाकर की आंखों में भी बेबसी के तासुरात तमाया थे। हर शख्स मायूस दिखाई दे रहा था, लेकिन जाहिर है कोई कुछ नहीं कर सकता था। पुलिस तो चित्रा को छोड़ने को तैयार थी और ना ही किसी को जंगल में दाखिल होने की इजाजत दे रही थी। शाम हो गई और फिर अंधेरा गहरा होने लगा। 8 बजे के करीब हम वहां से गुजरे। वहां से आगे हमारी वो रात भी जागते हुए ही गुजरी। यूं तो हम तमाम तर यरगमालियों के लिए परेशान थे। वो सब बेगुनाह थे, लेकिन हमें भगत और बमला के बारे में ज्यादा तशवीश थी कि ये दोनों हमारे अपने थे। सुबह 6 बजे गेस्ट हाउस से मिली जुली आवाजें सुनकर हम बाहर आ गए। उस वक्त हम चाय पी रहे थे। ठाकुर ने चाय का आखिरी घूंट लेकर खाली कप करीब पड़ी हुई मेज की तरफ बढ़ा दिया और तेज से कदम उठाता हुआ गेस्ट हाउस की तरफ चला गया। उसकी वापसी में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। कोई गड़बड़ है? वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। मैं रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा हूँ। हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं, मैंने जवाब दिया। चाय का आखिरी घूंट मेरे हलक से नहीं उतरा था। 10 मिनट के बाद हमारी पिजारो तेज रफ्तारी से जंगल के किनारे रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ रही थी। वहां बहुत सारे लोग जमा थे। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी नहीं आई कि मामला कुछ ज्यादा ही संगीन है, जिसकी खबर आनन फानन पूरे शहर में फैल गई थी और बहुत सारे लोग यहाँ जमा हो गए थे। हम लोगों को हटाते हुए आगे बढ़े तो ठटक कर रुक गए। रेस्टोरेंट की मुख्तसिर सी इमारत के सामने घास पर एक लाश पड़ी थी। हाँ, वो लाश ही थी जो चादर से ढकी हुई थी और चादर पर खून के धब्बे भी नजर आ रहे थे। मुसल्ला पुलिस वालों ने लाश के गिर्द घेरा डाल रखा था। इंस्पेक्टर विनोद पांडे ने भी वही मौजूद था। उसने बताया कि आज सुबह 5 बजे जंगल में एक बस्ती के 2 आदमी ने आकर इतला दी कि गंगोली चौधरी के आदमी यहाँ से तकरीबन निस मील दूर एक औरत की लाश फेंक गए हैं। हम वो लाश उठा लाए हैं, लेकिन अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। यरगमालियों के तमाम रिश्तेदारों को इतला भिजवा दी है। वो आएंगे तो इनकी शिनाख्त होगी। मुझे सीने में दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। मैंने ठाकर की तरफ देखा और हम दोनों लाश के करीब आ गए। पेट की जगह पर चादर का कुछ हिस्सा ऊपर का उठा हुआ था
और चादर का वही हिस्सा खून से सुर्ख हो रहा था। ठाकर ने झुककर चादर का कोना पकड़कर उठाया तो उसकी उंगलियां तक कांप रही थी। लाश का चेहरा देखकर मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो बमला नहीं थी। ठाकर ने भी चादर बराबर कर दी और सीधा हो गया। इसमें शुबा नहीं कि वो लाश बमला की नहीं थी, लेकिन वो एक औरत की लाश तो थी जो सारसिका के सरकारी अफसरान की जिद की भेंट चढ़ गई थी। गंगोली चौधरी ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर उसके भाई को न छोड़ा गया तो चौथे दिन वो यरगमालियों को मारना शुरू कर देगा, और उसने अपनी बात पूरी कर दी थी। आज उसने पुलिस और जिले हकाम को पहली लाश का तोहफा भेज दिया था। मैंने एक बार फिर लाश को देखने लगा। उसका पेट उभरा हुआ था। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल आया और उसके साथ ही मैं कांप उठा। अभी कल ही तो महेश चोपड़ा से मेरी बात हुई थी। उसने बताया था कि उसकी पत्नी सीता 3 महीनों के हमल से थी। मैंने पहले सीता को नहीं देखा था, लेकिन उस लाश को देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये सीता ही थी, और उसके साथ ही उस मासूम रूह को भी कुचल दिया गया था जो दुनिया में आने की तैयारी के इब्तदाई मरहले में थी। लोग आते रहे और चादर हटाकर लाश को देखते रहे। तकरीबन 1 घंटे बाद महेश चोपड़ा भी पहुंच गया, और फिर वहां जो मंजर देखने में आया वो क़यामत से कम नहीं था। महेश चोपड़ा देर तक सीता की लाश से लिपटा दाड़े मारता रहा। पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने उसे बाहों से पकड़कर उठाने की कोशिश की तो वो उस पर पलट पड़ा। महेश चोपड़ा पर जुनून तारी हो गया। उसने सब इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ दी और उसे जमीन पर गिराकर उसके सीने पर सवार हो गया और दोनों हाथ उसके नरहरे पर जमा दिए। वो उसे गला घोंटकर मार देना चाहता था। 6-7 पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से सब इंस्पेक्टर को उसके शिकंजे से निजात दिलाई थी। 8-10 कांस्टेबल महेश चोपड़ा को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो सांड की तरह बफरा हुआ था। उसे बेबस करने के लिए पुलिस वाले उसकी पिटाई भी कर रहे थे। एक जोरदार जरब लगने से उसका सर खून से बह निकला। ये ज्यादती देखकर मैं अपने आप पर काबू न रख सका और लपक कर उन पुलिस वालों के साथ महेश चोपड़ा को छुड़ाने लगा, जो कि महेश चोपड़ा की पिटाई कर रहे थे। इससे पहले कि कोई और पुलिस वाला मुदाखलत करता, 2 कांस्टेबल मेरे हाथों बुरी तरह पिट चुके थे। एक के नाक और मुंह से खून बह निकला और दूसरे के बाजू की हड्डी टूट गई। चंद पुलिस वाले मुझे पकड़ने के लिए लपके तो वहां जमा हुए 20 लोगों ने बजरंग बली का नारा लगाते हुए पुलिस वालों पर हमला कर दिया, और इस तरह वहां एक बाकायदा महाज खुल गया। इस सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी और शहर से भी पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद यह हंगामा खत्म हो सका था, और लुत्फ की बात तो ये थी कि पुलिस की हवाई फायरिंग के बावजूद भी कोई भी शख्स वहां से भागा नहीं था। जिन लोगों के रिश्तेदार डाकुओं के कब्जे में थे वो बुरी तरह से बफरे हुए थे। तमाशा देखने के लिए शहर से आए हुए लोग भी तैश में आए हुए थे। ये लोग पहले ही डाकुओं की चीरा दस्तियों का शिकार थे, और आज तो पुलिस के रवैये के खिलाफ सबके जब्त का बंधन टूट गया था। मजीद आधे घंटे के बाद डिप्टी कमिश्नर भी पुलिस की भारी नफरी के साथ वहां पहुंच गया। मुझे और 4 दूसरे आदमियों को पुलिस वालों पर हमला करने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया गया था। डिप्टी कमिश्नर की आमद के फौरन ही बाद चंद मुअज्जिजीन भी शहर से यहाँ पहुंच गए थे। डिप्टी कमिश्नर हमारे खिलाफ कानूनी चाराजोई और हमें जीवन भर जेल में सजा देने की धमकियां दे रहा था। मेरे हक में सबसे पहली आवाज ठाकर ने उठाई, और फिर शहर से आए हुए मुअज्जिजीन भी इस जंग में कूद पड़े। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, राय प्रताप सिंह नामी एक भारी भरकम आदमी ने डिप्टी कमिश्नर को आंखें दिखाते हुए कहा, आप लोगों की जिद की वजह से एक बेगुनाह औरत मारेगी, उसके पेट में उसके बच्चे की भी जान ले लेगी, और कोई मस्बत कदम उठाने की बजाय आप लोगों ने औरत के शोहर को मार मार कर अधमुआ कर दिया।
کیا کسی کو اپنے ساتھ زیادتی کے خلاف احتجاج کا بھی حق نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے اسے بچانے کی کوشش کی انہیں جیل میں سڑانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ احتجاج کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ سن رہے ڈپٹی، ایک اور شخص نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس شخص کی عمر 50 کے لگ بھگ اور صحت قابل رشک تھی۔ اس نے سفید کرتا اور سفید دھوبی پہن رکھی تھی۔ سر پر چہری جیسے کپڑے کی بلدار پگڑی تھی۔ ماتھے پر سندور کا ٹیکا لگا ہوا تھا۔ ہم بہت کچھ دیکھ لیا ہوں اور سن بھی لیا ہوں۔ بہت ہو چکا ہے کھیل تماشا۔ اب بغیر گنگولی چودھری کی طرف سے کوئی لاش آئی تو ہم تمہارے بنگلے میں تمہیں باندھ کر آگ لگا دیں گے۔ جہنم میں جا کر ڈپٹی کمشنر کرتے رہنا۔ بول کیا بولتا ہے؟ رانا جی، اب حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم حالات کو سمجھ لیا ہوں۔ رانا جی نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ آج شام سے پہلے ان تمام یاتریوں کو یہاں ہونا چاہیے۔ کسی کو کوئی نقصان پہنچا تو تمہاری چھٹی۔ بول کیا بولتا ہے؟ اور سن، ان منشیوں کو بھی چھوڑ دے۔ اسے ہماری طرف اشارہ کیا۔ اس مرتبہ ڈپٹی کمشنر جواب دینے کے بجائے ایک طرف ہٹ کر پولیس اور انتظامیہ کے بندوں اور افیسروں کے ساتھ مشورہ کرنے لگا اور 10 منٹ کے بعد اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔